हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज तारीख हो गई 26 जनवरी, वार है बुधवार, और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सभी दोस्तों को सबसे पहले तो इस 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हम पेपर डिस्कस कर रहे थे BPCCHN का, उसमें से 35 क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वहाँ से आपको BPCCHN एग्जाम पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सभी पेपर्स देख सकते हैं। आज जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस बच गए हैं वो डिस्कस हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो तो लास्ट तक देखनी ही है, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देनी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन, जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाई। आपको सिंपली पूछा गया कि जो जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन है, JE वैक्सीन, इसका रूट आपको बताना है कि ये किस रूट से दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना ऑप्शन फर्स्ट, सब क्यूटेनियस रूट से। जो जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन है वो सब क्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कैटेगरी ऑफ डायूरेटिक्स डज मेनिटोल बिलोंग्स टू। आपको यहाँ पूछा गया कि जो डायूरेटिक है उसकी कौन सी कैटेगरी में जो मेनिटोल है या फिर जो मेनिटोल है वो डायूरेटिक की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यानी कि आपको अगर पूछे कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक का एक एग्जाम्पल बताइए तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इज। आपको ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकते हैं कि बॉडी का ट्रेस एलिमेंट कौन सा है या फिर द इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन एम्स नॉट सेट में भी पूछे जाते हैं। एम्स के एग्जाम्स में, अभी नॉट सेट में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एम्स के एग्जाम्स में 3-4 बार ही पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं और यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए बॉडी का जो इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है वो कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, जिंक। जिंक जो होता है वो बॉडी का इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकोडायलेटर्स विच आर बेस्ट फॉर ट्रीटिंग सडन अस्थमा सिम्टम्स आर ऑल एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स दी गई है वो सभी सडन अगर किसी में अस्थमा के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए यूज ली जाती है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, क्विक एक्टिंग। जो क्विक एक्टिंग है ये किसी प्रकार के कोई भी सडन अस्थमा के सिम्टम्स किसी के अंदर आते हैं तो उसको ठीक नहीं कर सकती है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड रेस्क्यू, ये सभी एक्यूट यानी सडन अस्थमा के सिम्टम्स अगर नजर आए तो उनमें ठीक करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए ये ब्रोंकोडायलेटर्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको पूछा गया कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इनमें से कौन सी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी, लियोनॉर्जेस्टेरोल। जो लियोनॉर्जेस्ट्रेल है ये क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉसिबल केयर ड्यूरिंग इथाम्बुटोल ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका इनका अलग अलग होता है। आपने इथाम्बुटोल के जो साइड इफेक्ट्स वो आपने पढ़े होंगे, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, देखिए पॉसिबल केयर, आप कौन सी केयर दोगे जब कोई पेशेंट इथाम्बुटोल ले रहा है, यानी कि पेशेंट को TB हो रही है और वो इथाम्बुटोल खा रहा है, तो उसको कौन सी केयर आप प्रोवाइड करोगे। दोस्तों आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, आई साइट। आपको पता होगा ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो इथाम्बुटोल का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो इसलिए अगर इथाम्बुटोल कोई पर्सन खा रहा है तो उसको उसकी मतलब जो केयर आपको करनी है वो किसकी करनी है, आई साइट की। उसको मतलब ऑब्जर्व आपको करना है, उसको पूछते रहना है कि आप इथाम्बुटोल खा रहे हैं 5-7 दिन से, जैसे भी टाइम मिलता है उनको पूछते रहना है कि आपको विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आई साइट की जो केयर है वो प्रोवाइड करनी होती है। जो भी इथाम्बुटोल के मतलब इथाम्बुटोल जो भी ड्रग्स लेते हैं पेशेंट्स, उनकी केयर जो करनी होती है वो आई केयर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यूडोफेनेड्रिन। देखिए स्यूडोफेड्रिन इज एन एक्टिव इंटीग्रेंट इन मॉस्ट। जो स्यूडोफेड्रिन है ये एक ड्रग का नाम है, ये किस में यूज ली जाती है, सिंपली ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी कि इस कैटेगरी की ड्रग है
जो स्यूडोफेड्रिन है ये नेजल डिकंजेस्टेंट्स की ड्रग है। तो ये आपको बताना है। एक्टिव इंटीग्रेंट आपको पूछा गया है स्यूडोफेरेडिन का, तो ये आपको बताना है नेजल डिकंजेस्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरेंटेल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको वापस पूछा जा सकता है जो RUHS या BPCCHN का कोर्स कर रहे हैं और जो आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जो पायरेंटेल है वो ड्रग ऑफ चॉइस है सभी कंडीशंस की एक को छोड़कर। यहाँ पे सभी वर्म के आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। टेप वर्म है, पिन वर्म है, सॉरी यहाँ पे वाइप वर्म है, राउंड वर्म है, हुक वर्म है, पिन वर्म है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए विप वर्म। जो विप वर्म है इसमें पायरेंटेल काम में नहीं लेते हैं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, सभी में पायरेंटेल क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफेस्ट लैक्सेटिव विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम आर। यहाँ पे आपको लेग्जेटिव का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी लेग्जेटिव सेफ रहती है अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म तक उसको ले। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी बल्क फॉर्मिंग। जो बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स होती है वो सेफ होती है, उसको लंबे समय तक कोई भी पर्सन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलर इंसुलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंसुलिन। जो रेगुलर इंसुलिन है वो किस टाइप के इंसुलिन का क्या है, एग्जाम्पल है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी शॉर्ट एक्टिंग। जो रेगुलर इंसुलिन होते हैं वो इंसुलिन के कौन से टाइप का होता है, शॉर्ट एक्टिंग का। यानी कि शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं इंसुलिन उनका एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग्स विच काम द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप आर कॉल्ड। आपको पूछा गया कि पेशेंट को मतलब पेशेंट का जो नेचर है उसको बिल्कुल शांत कर देती है, वो कौन सी ड्रग होती है जिसमें पेशेंट को नींद भी आती है, स्लिप भी मतलब इंड्यूस होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए सेडेटिव्स। अगर सेडेटिव्स किसी पर्सन को दे तो उसको मतलब उसका जो नेचर है वो शांत हो जाएगा, साथ ही उसको स्लिप मतलब नींद भी आएगी, तो सेडेटिव्स उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्रैक्चर ऑफ लोअर रिब केज कैन कॉज इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ। यानी अगर रिब केज जो लोअर रिब केज है उसमें अगर फ्रैक्चर होता है तो उसकी इंजरी की वजह से कौन से इंटरनल ऑर्गन में और इंजरी हो सकती है। फ्रैक्चर हुआ है लोअर रिब केज का और उस लोअर रिब केज के फ्रैक्चर की वजह से इंटरनल ऑर्गन की कौन से इंटरनल ऑर्गन में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी लीवर। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो लीवर है, लोअर रिब केज की बात हो रही है। जो लोअर रिब केज है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से जो लीवर है ये इंटरनल ऑर्गन जिसमें इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट वोट डे शुड द स्यूचर्स अप्लाइड टू द फेस बी रिमूव्ड। अगर किसी के फेस इंजरी हुई है और वहाँ पे उसको स्यूचरिंग की गई है, फेस पे क्या हुई है, स्यूचरिंग की गई है। अब आपको ये पूछा गया है कि वो जो स्यूचरिंग उसको हो रखी है पेशेंट को, वो स्यूचरिंग आप कब रिमूव करेंगे। यानी कि पेशेंट को आप क्या बताओगे कि कितने दिनों बाद आपको आना है और ये जो स्यूचरिंग है वो आपको हटवानी है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड डे सेवन्थ, यानी 7वें दिन। अगर किसी पर्सन के फेस पे स्यूचर लगे हुए हैं तो 7वें दिन उस स्यूचर को आप रिमूव कर सकते हैं। अगर स्कैल्प पे इंजरी होती है, कहाँ पे, स्कैल्प पे, तो फिर आपको आंसर में करना है 10 डेज। स्कैल्प की बात हो रही है, स्कैल्प में अगर स्यूचरिंग वगैरह हो रही है तो 10वें दिन आप जो स्यूचर उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स विथ रैबिड एनिमल्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कैटेगरीज अलग अलग डिवाइड करके BPCCHN की जो बुक्स है उनके अंदर आप पढ़ना, अच्छे से आपको वहाँ पे मिल जाएगा पूरी डिटेल। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो रेबीज इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ा ही होगा, रेबीज इम्यूनाइजेशन की कैटेगरीज बनाई गई है, लेकिन आपको यहाँ पे एक कैटेगरी पूछी गई है जिसमें क्या पूछा आपको, कॉन्टैक्ट्स विथ रैबिड एनिमल्स। अगर कोई पर्सन रैबिड एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कौन से कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर करना आपको ऑप्शन सेकंड कैटेगरी फर्स्ट। अगर रेबिड एनिमल्स के कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसको कैटेगरी फर्स्ट के अंदर इंक्लूड
किया जाता है। बाकी आप बीपीसी चेजन की बुक में देखना, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीडर इज साउंड ड्यूरिंग नॉइजी ब्रीदिंग प्रोड्यूस्ड कॉमनली ड्यूरिंग। जो स्ट्रीडर साउंड है, ये जो स्ट्रीडर नॉइजी साउंड होती है, ये मेनली कब देखी जाती है, मतलब कोई भी पर्सन है रेस्पायरेशन कर रहा है, मतलब इंस्पायरेशन भी कर रहा है, एक्सपायरेशन भी कर रहा है, तो इसमें इसके अंदर मतलब कब नॉइजी साउंड होगी, ये स्ट्रीडर जैसी आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट है, इंस्पायरेशन। जब कोई भी पर्सन इंस्पायरेशन करता है तो उस दौरान स्ट्रीडर जो साउंड होती है वो आपको अच्छे से सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्वेलिंग फॉर्म्ड ड्यू टू क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे स्वेलिंग वर्ड आ गया, यानी कि स्वेलिंग, तो ये जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस में आपको स्वेलिंग आराम से देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट को लाइपोमा हो रखा है तो भी आपको स्वेलिंग मिलेगी, गैंग्लियन हो रखा है तो भी स्वेलिंग होगी, ट्यूमर हो रखी है तो भी स्वेलिंग होगी, हेमियोंजियोमा हो रखा है तो भी स्वेलिंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, आगे देखिए, ए स्वेलिंग फॉर्म्ड ड्यू टू क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, यानी कि स्वेलिंग के साथ में जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या बन रखा है, क्लस्टर बन रखा है, मतलब गुच्छा बन रखा है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, आपको सिंपली पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फोर्थ है, हेमियोंजियोमा। जो हेमियोंजियोमा है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो डिजीज कंडीशन हेमियोंजियोमा हो रही है उसमें स्वेलिंग होगी, साथ में जो ब्लड वेसल्स है उनका क्लस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्सर कॉल्ड कैंकर अराइज ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अल्सर कॉल्ड कैंकर अराइज ड्यू टू, यानी जो अल्सर है उसको क्या बोल रहे हैं, कैंकर। लेकिन ये किसकी वजह से, मतलब जो कैंकर टाइप जो अल्सर होती है वो कौन सी डिजीज कंडीशन की वजह से होती है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, सिफिलिस। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिफिलिस अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसकी वजह से अल्सर में कैंकर टाइप अल्सर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपेयर ऑफ पैलेट फॉर बेबी विथ क्लेफ्ट पैलेट शुड बी अटेम्प्ट एट। आपको पूछा गया है कि क्लेफ्ट पैलेट किसी बच्चे को हो रखा है ड्यूरिंग बर्थ, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रिपेयरमेंट उसका करना है, जो क्लेफ्ट पैलेट हो रखा है उसको रिपेयरमेंट करना है। तो रिपेयरमेंट कब कर सकते हैं, उस बच्चे में क्लेफ्ट जो प्लेट हो रखा है उसको रिपेयरमेंट कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, 18 मंथ्स, 18 महीने के बाद क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर आप बच्चे का कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोस्पाइडियासिस अराइजेज व्हेन पोजीशन ऑफ यूरिथ्रा ऑन पेलस इज ऑन। हाइपोस्पाइडियासिस आपने टर्म तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपको पूछा गया, मतलब एक ही वर्ड पूछा गया कि हाइपोस्पाइडियासिस के अंदर जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो किस साइड होगी। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, वेंट्रल एस्पेक्ट, डोर्सल एस्पेक्ट। ऑप्शंस आप पढ़ते रहिए, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, वेंट्रल एस्पेक्ट। वेंट्रल एस्पेक्ट यूरिथ्रा की ओपनिंग जो होती है वो हाइपोस्पाइडियासिस होती है। अगर डोर्सल एस्पेक्ट पे है तो वो क्या होगी, एपिस्पाइडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस नॉट इम्प्रूविंग विथ ऑक्सीजन सजेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस तो क्या है, प्रेजेंट है, नॉट इम्प्रूविंग विथ ऑक्सीजन सजेस्ट, और ऑक्सीजन उसको आप एडमिनिस्टर करवा रहे हैं पेशेंट को, फिर भी वो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन को सजेस्ट कर रहा है, कौन सी डिजीज कंडीशन उस पर्सन को हो रखी है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर करना आपको ऑप्शन थर्ड, टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्योट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्योट के अंदर साइनोसिस तो होगा ही, साथ ही ऑक्सीजन आप जब एडमिनिस्टर करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक मेथड विच डिटेक्ट कैंसर सेल्स ऑन बेसिस ऑफ ट्यूमर मार्कर इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो आपको पूछा गया है कि कौन सा आप इवेल्युएशन करेंगे या फिर कौन सा डायग्नोस्टिक मेथड करेंगे जिससे कैंसर सेल को आप डिटेक्ट कर सके ट्यूमर मार्कर के बेसिस पे, ट्यूमर मार्कर के बेसिस पे। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होगा ना ऑप्शन फोर्थ, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल इवेल्युएशन। जो ट्यूमर मार्कर के बेसिस पे कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है उस डायग्नोस्टिक मेथड को कहा जाता है इम्यूनोलॉजिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमोथेरेपी इज क्यूरेटिव इन
वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स। जो कीमोथेरेपी है वो क्यूरेटिव मैनेजमेंट है, सीधे सा बात है, ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, लेकिन ये आपको पूछा गया कि कौन से कैंसर को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी यूज ली जाती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, हॉडकिंस कैंसर। जो हॉडकिंस डिजीज है, फिर हॉडकिंस जो कैंसर है, उसको ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वेराइटीज ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी पूछा गया है। वैक्सीन को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेराइटीज, कितनी वेराइटीज है जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है एचपीवी, उसकी कितनी वेराइटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है, ये आपको सिंपल पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड 2, यानी कि 2 वेराइटीज है सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन की, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, जो अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोज ऑफ विटामिन के इन नियोनेट विथ बर्थ वेट लेस देन 100 ग्राम इज। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो यहाँ पे जो पूछा गया आपको कि जो विटामिन के है उसकी डोज आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक बच्चे को, बच्चे का जो वेट है वो 1000 ग्राम से कम है, यानी कि 1 केजी से क्या है, कम है, तो उसको आप कितनी विटामिन के की डोज प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, तो लेस देन अगर वजन है किसी बच्चे का तो उसमें जो विटामिन के की डोज होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 0.5 mg। अगर आपको कहे कि मोर देन 1 kg है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आपको आंसर में करना होगा फिर 1 mg। 1 mg 1000, यानी कि 1 किलोग्राम से ज़्यादा अगर वजन है या फिर 1000 ग्राम से ज़्यादा वजन है तो फिर आपको 1 mg करना है, अगर 1 किलोग्राम से कम है तो 0.5 mg आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO 6 क्लीन्स डू नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। WHO ने 6 क्लीन के बारे में बताया है, एक को छोड़कर। यहाँ पे एक ऐसा क्लीन भी है जो ज़रूरी नहीं होता है, यानी कि WHO ने ये नहीं बताया है। जब डिलीवरी की जाती है तो उस दौरान 6 क्लीन्स यूज ली जाते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना वो करना ऑप्शन डी, क्लीन हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी। यहाँ पे आपको ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर करना, बाकी सभी WHO के द्वारा 6 क्लीन्स बताए गए, क्लीन डिलीवरी, क्लीन अटेंडेंट हैंड्स एंड क्लीन स्टेयरिंग टू टाई कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट टाइम ऑफ बर्थ प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस कैन बी डन बाई। एट टाइम ऑफ बर्थ आपको पूछा जा रहा है कि आपको हीट लॉस से प्रिवेंट करवाना है किसको, बच्चे को। बर्थ के टाइम पे आपको हीट लॉस से बचाना है, ये आपको पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात ये है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको ऑप्शन डी, ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग उस बच्चे को आपको करवानी है, जिससे क्या हो, हीट लॉस ना हो और हीट लॉस से आप प्रिवेंट उसको कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रायाज इज। जो ट्रायाज वर्ड है उसका मीनिंग आपको पूछा गया है कि जो ट्रायाज उसका मतलब क्या होता है या इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट। याद रखिएगा बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि ट्रायज का मीनिंग जो है, मीनिंग वर्ड जो है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है सेलेक्ट ट्रायज का ही क्या है, मीनिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशनल स्टूल इन न्यूबॉर्न आर विटनेस्ड ऑन। जो ट्रांजिशनल स्टूल है वो न्यूबॉर्न के अंदर कब स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड थर्ड डे, यानी तीसरे दिन पे आपको न्यूबॉर्न के अंदर ट्रांजिशनल स्टूल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंजेल्स अकर्स विथ रीएक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ दीज वायरसेज। आपको वायरस का नाम पूछा गया है जिसमें क्या होता है, रीएक्टिवेशन होता है, सिंजेल्स अकर्स होते हैं। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, सॉरी ऑप्शन सेकंड, वेरिसेला जोस्टर। जो वेरिसेला जोस्टर है उसके अंदर क्या होता है, सिंजेल्स अकर होते हैं, साथ ही रीएक्टिवेशन भी होता है। तो ये आपको वायरस का जो नाम पूछा है, ये वायरस कौन सा होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। जो सभी यहाँ पे दिए गए हैं सभी क्या करते हैं, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, लेस देन 10 स्किन पॉस्ट्यूल्स। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ। अगर यहाँ पे मोर देन 10 स्किन पोस्ट्यूल्स होते हैं तो फिर आपका ये भी क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेस देन 10 स्किन पोस्ट्यूल्स दे रखे हैं तो ये क्या है, गलत है, यानी कि ये लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सभी क्या है, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ब्रीदिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ 2 to 12 months अकर व्हेन ब्रीदिंग रेट इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जो फास्ट ब्रीदिंग होती है किन बच्चों की,
2 से लेकर 12 महीने तक के बच्चों की। उनमें जो फास्ट ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग रेट क्या होती है ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी 50 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी पर मिनट 50 ब्रीथ्स तो होगी ही होगी। जो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं 2 से 12 महीने के बच्चे, उनमें जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है, 50 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीरियर फोंटेनल क्लोज एट एज ऑफ। एंटीरियर जो फोंटेनल है वो कब क्लोज हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, एट 10 मंथ्स। अब आपको एक क्वेश्चन में पूछ भी लेता हूँ, जो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो कब क्लोज होते हैं आपको बताना है, वीक में भी बताना है और मंथ में भी बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो एंटीरियर फोंटेनल अगर ये पूछे तो आपको आंसर में कर देना है 18 मंथ्स, 18 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम पाल्मर पेलर इन एन इन्फेंट इंडिकेट। देखिए क्या कंडीशन आपको दी गई है, एक इन्फेंट है जिसमें एनीमिया हुआ, एनीमिया की कैटेगरी आपको दी गई है सम पाल्मर एंड पेलर। इस प्रकार से उस बच्चे में एनीमिया को मतलब एनीमिया के कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, माइल्ड एनीमिया। नो एनीमिया के कोई सिम्टम नहीं है, ये सीवियर एनीमिया का भी ये सिम्टम नहीं है, ना ही प्रोफाउंड एनीमिया का सिम्टम है, लेकिन मतलब इसको एनीमिया तो है लेकिन थोड़ा बहुत ही एनीमिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइल्ड एनीमिया यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया विथ डिहाइड्रेशन इज। कोई भी बच्चा है जिसको डायरिया होगा और उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको ट्रीट करने का बेस्ट मेथड क्या है या फिर बेस्ट ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं उस बच्चे को। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट ORS। ये तो आप सभी को पता होगा कि ORS से डिहाइड्रेशन को भी ठीक कर सकते हैं और डायरिया को भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। बाकी जो MCQs होंगे वो अपने चैप्टर वाइज होंगे, वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी जो रीजंस दिए गए आपको नीचे, ये सभी किसके रीजंस है, लो इम्यूनाइजेशन कवरेज के, एक को छोड़कर, एक रीजन नहीं है, बाकी सभी क्या है, रीजंस है लो इम्यूनाइजेशन कवरेज के। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, फियर ऑफ साइड रिएक्शंस। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए, ड्रॉप आउट, लेक ऑफ प्रोडक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ पीपल, ये सभी क्या है, रीजन है लो इम्यूनाइजेशन कवरेज के। एक जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ। तो दोस्तों ये थे अपने 35 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपके पास और भी कोई BPCCHN का पेपर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिस पे आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, आपको आंसर की जरूर बताई जाएगी। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियोस वो भी देखने हैं। अगर आप BPCCHN का कोर्स अभी कर रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में आप जब करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।